हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारे सीबीएसई टाइम सेवर कोर्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान चैप्टर है। छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप इस चैप्टर के साथ डील कर सकते हो और इसके अंदर आने वाले सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखते हैं सबसे पहले हमारे रिड्यूस सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें यहाँ पे कवर करने हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, solubility of gases in liquid, solid solution, Raoult's law, colligative properties, relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, osmotic pressure, determination of molecular masses using colligative properties। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें तो कुछ है नहीं उसके अंदर, बट हाँ आपको एक दो छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको टर्म याद रखना है मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी होती है कैपिटल M, और मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी सिंपली मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट which are actually dissolved in 1 लीटर सोल्यूशन। तो 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के जितने मोल्स डिसॉल्व होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। तो अगर हम मोलैरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला लिखें तो मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन capital M can be defined as moles of solute and divided by volume of solution, और ये वॉल्यूम आपको किस में लिखना होता है? लीटर्स में, ठीक है। तो यहां से आप किसी भी गिवन सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, मोलैरिटी के बाद आपके पास एक और छोटा सा टर्म आता है, इसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल m। जो मोलैलिटी स्मॉल m होती है, मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के जितने मोल्स डिसॉल्व होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन की मोलैलिटी बोलते हैं। ध्यान दें, आपको एक याद रखना है रिलेशन जो आपके यहां पर काम में आ सकता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है। तो अब इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली से याद रख सकते हैं। किसी भी सॉल्यूशन की अगर आपको मोलैलिटी निकालनी है स्मॉल m, तो उसका फॉर्मूला बनता है 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू D माइनस m इंटू m सॉल्यूट। तो फॉर्मूले के साथ साथ आपको यहां पर जो टर्म्स काम में आ रहे हैं उनका भी मतलब पता होना चाहिए। यहां पर स्मॉल m जो है वो मोलैलिटी है, मोलैलिटी। जो कैपिटल M है, कैपिटल M ये होती है आपकी मोलैरिटी, ठीक है। m सॉल्यूट जो है वो है आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और d जो है वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है इन ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये आपके पास एक रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आपके यहां पर काम में आ सकता है। एक और छोटी सी चीज जो आपके यहां पे काम में आ सकती है, एक छोटा सा अजम्पशन आप ये ध्यान रखना। फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस, फॉर डाइल्यूट एक्वस, स्पेलिंग गलत हो गई है, एक्वस सॉल्यूशंस, मोलैलिटी जो होती है, मोलैरिटी जो होती है इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोलैलिटी। तो कई बार आपके ये अजम्पशन भी काम में आ जाता है, तो इस चीज के ऊपर भी आप फोकस करें। तो पहला कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ये आपके क्या हो सकती है? काम में आ सकती है, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। एक और बेसिक सी चीज से मैं आपसे बात करता हूं, दैट इज वेपर प्रेशर। देखो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कुछ चीजें पहले से खुद को आनी चाहिए, बेसिक्स। तो उन बेसिक्स पे हम पहले फोकस कर रहे हैं। आपको एक टर्म समझ में आना चाहिए जिसे हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर एज सच आपसे कोई इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे वो डेवलप होता है, इस चीज के ऊपर अगर आप फोकस करें, ठीक है। तो ध्यान से देखें, वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है? यहां पर एक मैंने लिक्विड भरा है, क्या फिल किया है?
एक लिक्विड मैंने यहां पर फिल किया है, ये जो है ये एक वॉलेटाइल लिक्विड है। क्या है? ये एक वॉलेटाइल लिक्विड है। तो अगर ये वॉलेटाइल लिक्विड है तो इस वॉलेटाइल लिक्विड की क्या बनती है? वेपर्स बनेंगी। क्या बनेंगी? वेपर्स बनेंगे। वेपर्स कैसे बनती है? यहां लिक्विड के सरफेस से कुछ मॉलिक्यूल्स, क्या होता है, देखो ये लिक्विड है, इस लिक्विड में बाकी मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे, तो इसके अगर इस मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है तो वो इस सरफेस को ब्रेक करके यहां हवा में कन्वर्ट हो जाएगा, किसके अंदर? वेपर के अंदर। तो किसी भी एक गिवन टेम्परेचर पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लगातार किस में कन्वर्ट होते रहते हैं? वेपर्स के अंदर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, अब ये जो वेपर्स इकट्ठा होती जाएंगी, ये वेपर्स क्या होंगी? थोड़ी देर के बाद कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेंगी, अपनी एनर्जी लूज करेगी, और एनर्जी लूज करके ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो ये दो प्रोसेस चलते रहते हैं। शुरुआत में इवेपोरेशन होता है, जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेपर इकट्ठा हो जाएगा तो ये वेपर्स कंटेनर की वॉल से कोलाइड करके क्या होती है? कंडेंस होती है, वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो एक प्रोसेस होता है इवेपोरेशन, एक प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, एट इक्विलिब्रियम, तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी, बताओ वो किसके इक्वल हो जाएगी? रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां मैं आपको सब चीज डिटेल में नहीं लिखवा रहा हूं, जरूरत नहीं है, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, यहां से आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगी, तब आपके पास क्या आ चुका होगा? इक्विलिब्रियम आ चुका होगा। क्या आ चुका होगा? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? जितनी भी वेपर्स यहां देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जितनी इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है? कंडेंसेशन। तो इस कंडीशन पर यहां वेपर का अमाउंट कांस्टेंट हो चुका होगा, और ये वेपर्स इस लिक्विड की सरफेस पर जो भी प्रेशर लगाएंगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो अगर हम वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखें तो वेपर प्रेशर कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid, by the vapors of a liquid over its surface at equilibrium। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ध्यान रखना, वेपर प्रेशर की बात करें मतलब लिक्विड और वेपर किस में आ चुके हैं? इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। तो इक्विलिब्रियम पर लिक्विड की वेपर्स उसकी सरफेस पर जो प्रेशर लगाएगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। दूसरी चीज आप ध्यान रखना, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन, दो चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा कि लिक्विड आपका लेस वॉलेटाइल है या फिर मोर वॉलेटाइल है। भाई जो ज्यादा वॉलेटाइल है उसकी वेपर्स क्या बनेंगी? ज्यादा, और जिसकी वेपर ज्यादा बनेंगी उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। जो दूसरा जिस चीज पे डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आप ध्यान रखें। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आप ध्यान रख लेना इस चीज को कि वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड, कि कितना लिक्विड प्रेजेंट है, एंड साइज एंड शेप ऑफ वेसल। ठीक है, आपने कैसी वेसल ली है, उसकी कैसी भी शेप हो, कैसी भी साइज हो, वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप अमाउंट ऑफ लिक्विड चाहे 1 लीटर लो चाहे 10 लीटर लो, आप किसी भी शेप की वेसल ले लो, अगर टेम्परेचर सेम है तो लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या रहने वाला है? सेम। ठीक है, ऐसे आपको बता रहा हूं, आपके काम में आता रहेगा। तो पहली बात मुझे समझ में आना चाहिए वेपर प्रेशर टर्म का मतलब। चलिए, अब इस चैप्टर में एक्चुअली हमें सीखना होता है दो मिसिबल लिक्विड्स। क्या होते हैं? दो मिसिबल लिक्विड्स, वो लिक्विड जो आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। तो अगर आपके पास एक सॉल्यूशन में दो मिसिबल लिक्विड्स हैं तो उनके ऊपर जो वेपर्स बनेंगी उसका वेपर प्रेशर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसको सीखने के लिए हम सीखते हैं राउल्ट्स लॉ। क्या सीखते हैं? राउल्ट्स लॉ। तो एक सेकेंड आप मुझे दें, मेरी स्लाइड में मिक्सअप हो गया, मैं एक बार स्लाइड चेंज कर दूं फिर इसको वापस शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं राउल्ट्स लॉ
फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस कंटेनिंग टू वॉलेटाइल मिसिबल लिक्विड्स। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, यहां पर जो आपके दो लिक्विड्स हैं जो दोनों के आप यूज कर रहे हो, दोनों वॉलेटाइल भी है और मिसिबल भी, यानी आपस में मिक्स होकर वे एक प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है राउल्ट्स लॉ? देखो सिंपल है, फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड्स व्हेन टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल both the components will evaporate and equilibrium will be established between vapor phase and liquid phase containing both the components। तो यहां पर ये क्या कहना चाहता है? बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपने एक कंटेनर लिया है, क्लोज्ड कंटेनर, और उस क्लोज्ड कंटेनर में आपने दो ऐसे लिक्विड का सॉल्यूशन डाल दिया है कि दोनों ही वॉलेटाइल है, मतलब यहां पर एक लिक्विड ए है और दूसरा बी है, और दोनों ही वॉलेटाइल है। तो अगर दोनों ही वॉलेटाइल है तो जो ऊपर वेपर्स बनेंगी, देखो उसमें ए की वेपर्स भी होंगी और बी की वेपर्स भी होंगी। तो ये वेपर्स इस लिक्विड के साथ किस में एग्जिस्ट करेगी? इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगी। पहली चीज इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बोला आपको समझ में आती है? चलिए, अब अगर यहां पर दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो कुछ प्रेशर ए का भी होगा और कुछ प्रेशर बी का भी होगा। तो जो ए का प्रेशर है उसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोल सकते हैं, या फिर हम उसे वेपर प्रेशर ऑफ ए भी बोल सकते हैं। सिमिलरली जो बी का प्रेशर है उसे हम वेपर प्रेशर ऑफ बी बोल सकते हैं या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बोल सकते हैं। तो राउल्ट ने हमें सिखाया कि अगर आपको इस लिक्विड का कॉम्पोजिशन पता है, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, अगर आपको इस लिक्विड में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पता है, तो आप इस लिक्विड के ऊपर जो वेपर्स बन रही हैं उनका वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? वही सीखते हैं। स्टेटमेंट याद नहीं रखना है, देखें, पढ़ें और भूल जाएं। मेनली आपको राउल्ट्स लॉ क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो देखिए, ये राउल्ट्स लॉ का प्रॉपर स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। क्या कहना चाहता है ये? ध्यान से सुनना कि अगर आपके पास एक क्लोज्ड कंटेनर है और इस क्लोज्ड कंटेनर में आपने एक सॉल्यूशन भर दिया है जिसके दो कंपोनेंट्स है, जिसमें दो कंपोनेंट्स है, एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है। मान लो सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड का मोल फ्रैक्शन XA है और B का मोल फ्रैक्शन XB है। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, यहां जो वेपर्स बनेगी उन वेपर्स में A भी होगा और B भी होगा। तो यहां पर A भी होगा और B भी होगा। तो कुछ प्रेशर A का होगा, कुछ प्रेशर B का होगा। तो अगर हम राउल्ट्स के स्टेटमेंट को फॉलो करें, देन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ A, वेपर प्रेशर ऑफ ए, जिसे हम लोग PA बोल सकते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो यहां पर XA हमने क्या मानी है? A की मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। अब आप देखो, सभी जानते हो जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है। तो अगर आप यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ A, या फिर आप इसे चाहो तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए भी लिख सकते हो। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, PA जो होगा वो किसके इक्वल होगा? P0A इंटू XA के। एग्जैक्टली इसी तरह अगर हम B के लिए बात करेंगे, तो सिमिलरली वेपर प्रेशर ऑफ B, PB जो होगा, बताओ वो किसके इक्वल होगा? P0B इंटू XB के इक्वल होगा। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है या वेपर प्रेशर ऑफ ए है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी या फिर वेपर प्रेशर ऑफ बी है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, हाँ, तो आपको मिल जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आप यहां से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं, दैट इज P सॉल्यूशन, या फिर आप इसे P टोटल लिख लो, रादर ज्यादा बेटर टर्म है। तो P टोटल जो होगा, बताओ वो किसके इक्वल होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ A, PA प्लस PB के इक्वल होगा। तो यहां से आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा, दैट इज P टोटल जो है वो किसके इक्वल बनेगा? P0A XA प्लस P0B XB। तो सबसे पहले तो आपको राउल्ट्स लॉ समझ में आना चाहिए कि राउल्ट्स लॉ के हिसाब से एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो वॉलेटाइल मिसिबल लिक्विड्स हैं, उनका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, उस सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो P0A XA प्लस P0B XB होगा। यहां पर आपको टर्म्स का मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं P0A, तो बताओ P0A क्या है? P0 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। जब सिर्फ A अकेला होगा तब उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? सिमिलरली
P नॉट बी क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। XA क्या है, XA है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड सोल्यूशन। एंड सिमिलरली XB क्या हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड सोल्यूशन। तो ये जो लिक्विड सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन, इस सोल्यूशन के अंदर B की जो मोल फ्रैक्शन है वो XB है और A की मोल फ्रैक्शन क्या है, XA है। तो पहली बात, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, ये होता है अगर आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स है, तो उस सोल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा P सोल्यूशन, वो P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB के बराबर होगा। दिख रहा है, कॉपी हो गया, जल्दी से कर लो, ठीक है। चलिए, अब ये जो आपका इक्वेशन, जो एक्सप्रेशन बना, अब मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और एनालाइज करूँ, कुछ और चीजें मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसका ऑपरेशन करना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन आपसे किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो आपने देख लिया कि राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो आपका P टोटल है, बताओ वो किसके इक्वल है, P नॉट A XA प्लस P नॉट B इंटू XB। अब देखो, किसी भी एक गिवन मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, उन सब की मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आता है। क्या आप ये जानते हैं? नहीं जानते तो जान ले। अगर एक सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है तो उनकी दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा। 3 है तो तीनों की मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा। 4 है तो चारों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना आता है, 1 आता है। तो आपने भी देखा, आपके पास दो कंपोनेंट थे, सो XA प्लस XB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब आप देखो, आप इसे यूज करो, XB की जगह आप लिख दो 1 माइनस XA। तो आप देखो P टोटल इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B। बताओ XB को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस XA लिख सकते हो। तो जैसे आप इसे अरेंज करोगे, आपका फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, P टोटल इज इक्वल्स टू P नॉट B। देखो P नॉट इंटू 1, इन दोनों में XA कॉमन आ रहा है, तो प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू XA। अब कुछ लोग आप बोलते हैं याद रख लो, नहीं, याद बात थोड़ी, पागल हो, कौन याद रखेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें याद रखने को। आपको ये समझ में आ गया, आप ये जानते हो XA प्लस XB 1 होगा। तो जब आपको इस इक्वेशन को पूरा XA की फॉर्म में लाना है, तो यहाँ XB की जगह 1 माइनस X लिख दो। सिमिलरली देखो, अगर मैं चाहूं तो इस पूरे को XB की फॉर्म में ला सकता हूं। उसके लिए मुझे XA की जगह 1 माइनस XB लिखना है। चलो भाई लिखते हैं। तो P टोटल इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, P नॉट A इंटू 1 माइनस XB प्लस P नॉट B इंटू XB। देखो अरेंज करो, तो P टोटल इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, P नॉट A प्लस, इन दोनों से XB कॉमन आएगा, तो ये बन जाएगा P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू XB। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से ज्यादा बनते हैं, चाहे 1 मार्क का हो, चाहे 3 मार्क का हो, चाहे 5 मार्क्स में हो। यहाँ से कोशिश ये की थी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाए। कभी कभी शॉर्ट आंसर्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो भी हम लोग कवर कर लेंगे, बट अभी आप इसे ध्यान रखें। क्लियर है, कोई इशू नहीं है। चलिए बहुत ही बढ़िया। एक फॉर्म आपके पास आ चुकी है, आपको इससे डील करना आना चाहिए। दूसरा, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है, उस पर भी आप फोकस करें। तो यहां पर हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ हम बनाते हैं, ये बड़े स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ होते हैं। कई स्टूडेंट्स को इसे पढ़ने में डिफिकल्टी आती है, नहीं आएगी आज के बाद, ध्यान से देखना। यहां पर हम लेकर चलते हैं प्रेशर और इधर हम लेकर चलते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। देखो यहां पर हम बोलते हैं कि इस पॉइंट पर मेरे पास प्योर A प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्योर A। प्योर A मतलब उस टाइम पर सिर्फ A ही होगा, B नहीं होगा। तो उस टाइम पर A का मोल फ्रैक्शन 1 होगा और B का होगा 0। अब आप जैसे से इधर से आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है, तो आप A में B को मिक्स करते जा रहे हो। इस पॉइंट पर XA की वैल्यू 0 हो जाएगी और XB की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी ये जो पॉइंट है, ये आपके प्योर B को दिखा रहा है। तो इधर सिर्फ प्योर A है, इधर प्योर B है। अब आप देखो कोई भी पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है, मैंने लिख दिया 0.3 है, ठीक है। वैसे लिए आप काम नहीं आता, बहुत रेयरली काम आता है, बट आपको रीड करना आना चाहिए। तो ये 0.3 जो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर A का अमाउंट ज्यादा है ना, तो जो 0.3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस पॉइंट पर XA की वैल्यू 0.7 है और XB की वैल्यू 0.3 है, क्योंकि इस साइड में A ज्यादा है और B कम है। जब आप 0.3 लिख रहे हो तो 0.3 B का अमाउंट होगा और 0.7 किसका होगा, A का, क्योंकि XA प्लस XB की वैल्यू 1 होती है।
ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो मैं यहाँ पर अलग अलग ग्राफ बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक्स बी 0 है, यहाँ पर एक्स बी 1 है। तो अगर मैं b के लिए देखूं प्रेशर ऑफ b, तो देखो किसके इक्वल बनेगा, P नॉट b इंटू एक्स बी। और इतनी मैथ्स तो आपको आती है, y इक्वल टू एम एक्स एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो जब आप प्रेशर ऑफ b और एक्स बी के बीच में ग्राफ बनाओगे तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन, और ये है ना P नॉट b पे जाके खत्म हो जाएगा। तो देखो ये जो लाइन है ये पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी को फॉलो कर रही है। दिख रहा है आपको? एग्जैक्टली इसी तरह अगर आप इधर से पढ़ो, यहाँ एक्स ए की वैल्यू 0 है, एक्स ए की वैल्यू 1 है, तो अगर आप पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए का ग्राफ बनाओ तो वो ग्राफ आपको कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो जहां पर यहाँ कट करेगा, जहां पर एक्स ए 1 है, तो वो प्रेशर पी नॉट ए का होगा। तो आपको दिख रहा है यहां पर पी नॉट ए की वैल्यू पी नॉट बी से ज्यादा है। ध्यान से देखना कि पी नॉट ए अगर पी नॉट बी से ज्यादा है, इसका मतलब एक गिवन टेम्परेचर पर ए का वेपर प्रेशर बी के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी। क्योंकि भैया अगर ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है मतलब ए की वेपर ज्यादा बन रही है, तभी तो उसका प्रेशर ज्यादा है, और अगर ए की वेपर ज्यादा बन रही है तो ऑब्वियसली ए ही क्या होगा, ज्यादा वॉलेटाइल होगा। समझ पा रहे मेरी बात को? तो इस चीज को आप ध्यान रखें। तो ये जो ऑरेंज वाली लाइन आपको दिख रही है ये प्रेशर ऑफ ए को डिनोट कर रही है, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए। अब देखो आपने दो ड्रॉ कर लिए ना, तो तीसरा है ना जब आप इनको कनेक्ट करोगे ये लाइन, तो ये लाइन प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को दिखाती है, यानी ये लाइन पी ए प्लस पी बी के। तो एक ग्राफ आपको आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ कैसे बना है। समझ में आ गया? ये ऑरेंज वाली लाइन प्रेशर ऑफ ए को दिखा रही है, ये ब्लू वाली लाइन प्रेशर ऑफ बी को दिखा रही है, और अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो तो जो स्ट्रेट लाइन बनी वो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इस चीज को दिखा रही होती है। समझ में आ गया आपको? तो एक बात तो हुई है। अब इस पे कई टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, तो अभी क्वेश्चंस में मैं आ रहा हूं, मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखा दूं, फिर मैं आपको इसके ऊपर बेस सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अलग अलग वैरायटी जो यहाँ पे पूछी जा सकती है और पूछी गई भी है। ठीक है, चलिए अभी तक आपने देखा कि आपका जो लिक्विड था उसकी सोल्यूशन फेज की मोल फ्रैक्शंस थी एक्स ए और एक्स बी। अब आपको भी दिख रहा है जब इसकी वेपर्स बनेंगी तो ए यहाँ पर भी होगा, बी यहाँ पर भी होगा, वेपर फेज में भी होगा, तो यहाँ पर एक और तरह की मोल फ्रैक्शन बनती है, उस पर आप फोकस करें और हेडिंग डालें नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन मोल fractions in liquid phase and vapor phase। इसको समझो, इसमें कई बार लोग गलती कर देते हैं, बहुत आसान होता है और आपको इससे बहुत अच्छे से डील करना आना चाहिए। ध्यान से देखना, जैसे मैंने आपको सिखाया कि लेट से आपके पास ये एक सोल्यूशन है, ठीक है, इस सोल्यूशन में कंटेनर में आपने सोल्यूशन भरा है जिसमें लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है। तो मैंने आपको बताया दोनों वॉलेटाइल है तो जो वेपर्स बनेंगी उसमें ए भी होगा और बी भी होगा। तो जो लिक्विड फेज की मोल फ्रैक्शन है वो है एक्स ए और एक्स बी, और जो वेपर फेज की मोल फ्रैक्शन है वो है वाई ए एंड वाई बी। तो ये आप ध्यान दें, यहां पर वाई ए क्या है, वाई ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ऊपर जो बनी उसमें ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वाई ए। सिमिलरली वाई बी जो है वो क्या है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है इन वेपर फेज। ठीक है, अब आपको एक्स ए को वाई ए से और एक्स बी को वाई बी से रिलेट करना होता है। तो देखो इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक सिखा रहा हूं। ट्रिक आप बोर्ड में लिख के मत आना, बोर्ड में आपको प्रॉपर लिखना होगा, बट ट्रिक से है कि आपको आइडिया रहेगा। तो ट्रिक बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ ये करना है, राउल्ट इज इक्वल्स टू डाल्टन। और बोलोगे सर ये क्या है, मैं सिखाता हूं आपको। देखो दो रूल्स लगते हैं, एक होता है राउल्ट्स और एक होता है डाल्टन। डाल्टन लगता है गैसियस मिक्सचर पे, किस पे लगता है, गैसियस मिक्सचर पे। तो देखो मैं आपको यहाँ प्रूव करके भी दिखा रहा हूँ कि
अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ फॉर ए के लिए अगर आप राउट्स लॉ के बेसिस पे बात करो तो वेपर प्रेशर ऑफ ए दैट इज पी ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाती है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के। पढ़ा है आपने भी। अच्छा, अगर यहीं पर हम डाल्टन्स लॉ लगाएं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ फॉर ए, अगर आप ए का पार्शियल प्रेशर लिखो, एक्चुअली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा पी ए, एक्चुअली वही इसका वेपर प्रेशर भी है। तो आप चाहे इसे वेपर प्रेशर बोल लो, चाहे आप इसे ए का पार्शियल प्रेशर बोल लो, चाहे आप इसे ए का पार्शियल वेपर प्रेशर बोल लो, तीनों का मतलब एक ही है भाई। जो भी प्रेशर होगा वो ए की वेपर्स का होगा। तो आप इसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोल सकते हो, आप इसे वेपर प्रेशर ऑफ ए भी बोल सकते हो। तो पी ए की जो वैल्यू है डाल्टन्स लॉ के हिसाब से किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। क्या होता है फॉर्मूला, अगर आप किसी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हो, पार्शियल प्रेशर, तो वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के। तो देखो उसी फॉर्म को मैं यहां यूज कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रटना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। कौन सा फेज, वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। तो भाई यहां पर जो आपका टोटल प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा। तो अगर मैं यहां पर पी ए की वैल्यू लिखूं तो वो वाई ए इंटू पी टोटल के इक्वल होगी। तो देखें ये एक इक्वेशन बन गया, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। ये भी वेपर प्रेशर ऑफ ए ही मेजर कर रहा है, ये भी वेपर प्रेशर ऑफ ए ही मेजर कर रहा है। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बताओ पी नॉट ए एक्स ए की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल बन जाएगी, वाई ए इंटू पी टोटल। या फिर आप यहां से वाई ए की वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल लिख सकते हो। तो इस तरह से आप लिक्विड फेज की मोल फ्रैक्शन को किससे रिलेट कर सकते हो, वेपर फेज की मोल फ्रैक्शन से रिलेट कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम बी के लिए बात करें, बी के लिए बताओ वाई बी की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, वाई बी विल बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टोटल के इक्वल होगा। कर सकते हैं इस तरह से हम एक गिवन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए लिक्विड फेज की मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज की मोल फ्रैक्शन को रिलेट कर सकते हैं। ध्यान रखना सिंपल से ट्रिक है, राउल्ट इक्वल टू डाल्टन। लेकिन जब आप बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको लिखना होगा ऐसे कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ फॉर ए मोल फ्रैक्शन इन टोटल प्रेशर, फिर लिखोगे ये अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ फॉर ए, ये लिखोगे, फिर दोनों को इक्वेट जैसे मैंने लिखा है एग्जैक्टली वैसे लिखोगे, फिर आप क्वेश्चन को क्या करने वाले हो, सॉल्व करने वाले हो। अच्छा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये जो पी टोटल है आपको राउल्ट ने कैलकुलेट करना सिखाया, तो आप इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको अगले पेज पे लेके चलता हूं। चलिए तो देखिए अब और आगे बढ़ते हैं और इसके मैं आपको और फॉर्म्स दिखाता हूं, तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज आपने अभी तक यहां से प्रूव कर ली है कि भाई आपके पास जो वाई ए होगा वो किसके इक्वल होगा, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल के। ठीक है, अब यहां पर जो पी टोटल है अगर हम बात करें फ्रॉम राउट्स लॉ, तो आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है जिसे आप लोग पी टोटल बोल रहे हो, बताओ वो किसके इक्वल होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप यहां रख दो, तो यहां से और आप वाई ए को सिंपली क्या लिख सकते हो, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन, देखो टोटल क्या बन जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये आपसे पूछ सकता है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं इस बार तो पैटर्न भी चेंज हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, आपके काम में आ सकती है, मैं आपको डराइव करके दिखा रहा हूं कि आप जानते हो सिंस एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है वो 1 होता है।
तो आप यहां पर क्या करोगे, एक्स ए के वैल्यू यहां से निकालो, ठीक है। तो एक्स ए के वैल्यू आप यहां पर रखोगे तो बताओ एक्स ए की वैल्यू क्या बनेगी, वाई ए इंटू पी टोटल अपॉन पी नॉट ए। सिमिलरली एक्स बी की वैल्यू आप क्या लिखोगे, वाई बी इंटू पी टोटल अपॉन पी नॉट बी। और देखो ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी ना। अगर आप यहां से पी टोटल को कॉमन कर लो और इधर भेज दो तो आपके पास यहीं से एक और फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा, दैट इज 1 अपॉन पी टोटल इज इक्वल्स टू वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। हो सकता है आपसे ये फॉर्म डायरेक्टली पूछ ले कि फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आप ध्यान दो, ये जो है यहां पर वाई और वाई बी वेपर फेज के मोल फ्रैक्शंस हैं। अगर आप लिक्विड फेज की बात करते तो एक्सप्रेशन ये बनता है जो आपने ऊपर भी लिखा है, ये रहा, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये लिक्विड फेज की मोल फ्रैक्शंस हैं, ये वेपर फेज की मोल फ्रैक्शन है। ये दो अलग अलग रिलेशन होते हैं। ये तो है कैसे याद रखना, बहुत आसान, बहुत आसान। अगर आपको ये याद है तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। कैसे, अगर आपको यहां से बनाना है तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर आपको यहां से यहां पहुंचना है तो p को रिप्लेस कर दो 1 अपॉन पी से और x को रिप्लेस कर दो y से। तो देखो p को रिप्लेस किया 1 अपॉन पी से तो 1 अपॉन पी टोटल, p को रिप्लेस किया 1 अपॉन पी से तो 1 अपॉन पी नॉट ए प्लस 1 अपॉन पी नॉट बी, और x को रिप्लेस कर दो y से। तो जैसे ही आप x को y से रिप्लेस करोगे ये बनेगा y a, ये बनेगा y b, है ना। छोटी सी ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो। तो ये लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शंस हैं और ये वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन। इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए इस पर्टिकुलर पार्ट से, पर जो पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। तो आप देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले इसको प्रैक्टिस करना सिखाता हूं आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन at 298 Kelvin 200 mm and 400 mm respectively, ठीक है। Calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of CHCl3 and 40 gram of CH2Cl2। तो देखो साफ साफ आपको दिख रहा है, जो गिवन डेटा है उसको एनालाइज करो, ठीक है। और आप सबसे लिखो यहाँ पर मोल्स ऑफ CHCl3, दैट इज योर क्लोरोफॉर्म। तो वो क्या आएगा, इसका मास, देखो इसका मास है 25.5 डिवाइड बाय इसका मोलर मास। तो देखो कार्बन होता है 12 प्लस 1 हाइड्रोजन 13, क्लोरीन 71 प्लस 35.5 इज 106.5। ऐड करो तो कितना हो गया 119.5, इसको डिवाइड कर दो 119.5 से, ठीक है। यहां से आपको इसके मोल्स मिल जाएंगे। अच्छा, इसी तरह आप निकालोगे मोल्स ऑफ CH2Cl2। तो इसका मास हो गया 40 ग्राम डिवाइड बाय इसका मोलर मास। तो देखो 71 प्लस 2 73, 73 प्लस 12 इज 85, इसके मोल्स मिल जाएंगे। तो यहां से आपको दोनों के मोल्स मिल जाएंगे। और थोड़ा सा हम क्या करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेटर को काम में ले लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा टाइम सेव कर पाएँ। सो 25.5 डिवाइडेड बाय 119.5, ये वैल्यू आ रही है 0.21, ये इसके मोल्स हो गए। और यहाँ पर आप 40 डिवाइडेड बाय 85, ये आ गए 0.47 मोल्स, आ गए दोनों के मोल्स। अब आप क्या करो, ये दोनों के मोल्स आ गए। अच्छा, आपको दोनों का प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो वेपर प्रेशर। देखो ऐसे मत लिखना बोर्ड्स में, पूरा लिखना वेपर प्रेशर। मैं अभी लिख रहा हूँ, चलो मैं भी नहीं लिखता हूँ, जो काम मैं आपको कहने को कर रहा हूँ मैं खुद भी तो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप लिखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CHCl3, ठीक है, दैट इज P0 CHCl। देखो जो भी चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करनी चाहिए, मैं आपको हर बार ये सिखाता हूँ। तो ये है 200 mm Hg और ये आपको गिवन है, तो आप चाहो तो गिवन लिख सकते हो। और सिमिलरली वेपर प्रेशर ऑफ क्या मिलेगा आपको, प्योर कौन है, CH2Cl2, दैट इज P0 CH2Cl2, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 415 mm Hg है। अब आप देखो इन दोनों को यूज करके
आप निकाल सकते हो क्या बताना है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो अगर आप वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जिसे आप पी टोटल बोल लो, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, बताओ क्या बन जाएगा, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट क्लोरोफॉर्म इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस पी नॉट ऑफ CH2Cl2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। ठीक है, तो मेरे पास तो जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं और कहीं जगह यूटिलाइज कर रहा हूं, बट आप अच्छे लिखना पेपर में। क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3, बताओ क्या बनेगा, तो बनेगा इसके मोल्स 0.21 अपॉन टोटल मोल्स 0.21 प्लस 0.47। तो आप ध्यान से देखिए, बन गया 0.21 अपॉन 0.68, 21 अपॉन 68। सिमिलरली आप दूसरे का भी लिख सकते हो, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज रख रहा हूं। तो बताओ पी नॉट CHCl3 कितना है, वो है 200 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 21 अपॉन 68 प्लस पी नॉट CH2Cl2 कितना है 415 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, तो बन जाएगा 47 अपॉन 68। इसे आप सॉल्व कर लो तो आपको इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट स्टिल 3 मार्क्स आपको देके जा सकता है। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, उसका सिंपल मास दिया था, मास से पहले मोल्स, और मोल्स से आप उन दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल के फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, हंसते हंसते आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, ट्राई करें फटाफट से। चलिए तो बढ़ते हैं, देखें सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपने देखा होगा, यहाँ आपको वेपर का कॉम्पोजिशन निकाल दो। जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई राउल्ट इक्वल टू डाल्टन, वो यहाँ पर काम में आएगी। बट सीखो कि अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आप इसका आंसर कैसे दोगे। What is the composition of the vapor which is in equilibrium at 30 degrees Celsius with a benzene toluene solution with a mole fraction of benzene of 0.4 and with a mole fraction of benzene of 0.6। तो दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट, जब बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या है 0.4 है, और वो भी कहां पर है, सॉल्यूशन में। सारा डेटा आपको खुद डिपिक्ट करना है। तो आप देखो गिवन ठीक क्या गिवन है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, जिसे आप चाहो तो हम XB लिख सकते हैं, वो कितना होगा 0.4। पहला केस है ये, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आप फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हो, सेकंड पार्ट का फिर आपको खुद को करना है। ठीक है, अच्छा तो आप बोलोगे सो, क्योंकि हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन जो होगा, टोलुइन इन सॉल्यूशन, उसको XT लिख लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 0.6 एज X बेंजीन प्लस X टोलुइन 1 होगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप मार्क्स लूज नहीं करना चाहते तो आपको ऐसे लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए। अब आपको कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज बताना है। क्या बताना है, वेपर फेज। तो ट्रिक तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं, साइड में लिख लेना राउल्ट इक्वल डाल्टन, यहां मत लिखना कहीं पर भी। आप लिखोगे लैंग्वेज, आपको पता तो ही सॉल्व कैसे करना है भाई। अगर आपको YA वेपर फेज की मोल फ्रैक्शन, देखो वेपर फेज का कॉम्पोजिशन निकालना है, यानी YA और YB के लिए निकालनी है, तो आप यहां पे लिखोगे दैट इज फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर बेंजीन। बताओ क्या लिखोगे कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, जिसे आप PB लिख सकते हो। बताओ वो किसके इक्वल होगा, P नॉट बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के होगा। ओके, ठीक है, और फिर आप लिखोगे फ्रॉम डाल्टन्स लॉ फॉर बेंजीन। बताओ यहां पे आप क्या लिखोगे, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन PB। हाँ है ना, वेपर प्रेशर करो तो क्या होगा Y बेंजीन इंटू P टोटल। यहां पे लिखना वेयर Y, क्योंकि आपने ऊपर कहीं डिफाइन नहीं किया, तो वेयर YB इज
the mole fraction of benzene is the mole fraction of benzene in vapor phase. समझ पा रहे हैं? तो वेपर फेज में बेंजीन की जो मोल फ्रैक्शन हम वाई भी बोल रहे हैं. अब आपको दिख रहा है, इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हो. ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जैसे आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, देखो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन विल बी इक्वल टू वाई बेंजीन इंटू पी टोटल. तो यहां से आप देखो वाई बेंजीन की जो वैल्यू आएगी, बताओ वाई बेंजीन की क्या वैल्यू आएगी, वाई बेंजीन की वैल्यू जाएगी पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन अपॉन पी टोटल. ठीक है, या फिर इसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो कि पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन जो है, बताओ वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ. पी सोल्यूशन ये होता है, या डायरेक्ट भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो देखो पी नॉट बी की वैल्यू कितनी है, तो आपको बेंजीन का वेपर, अच्छा ये में स्प्रिंट हो गया है, ध्यान रखना, दिया हुआ है, ये बेंजीन का है और ये टोलुइन का है. तो बेंजीन का वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है 119 इंटू, बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितनी है, 0.4. दिस डिवाइडेड बाय 119 इंटू 0.4 प्लस कितना है 37 इंटू 0.6. तो कैलकुलेशन पे मत जाओ, कैलकुलेशन तो हमें करनी ही पड़ेगी, मेन चीज आपको कंसेप्ट आना चाहिए. तो यहां पर आपको इस लिक्विड के ऊपर जो वेपर बनी, उस वेपर का कॉम्पोजिशन ना, बेसिकली आप चाहो तो साइड में रफ में कहीं डायग्राम बना लेना ऐसा कि भैया ये है लिक्विड, तो लिक्विड के अंदर की मोल फ्रैक्शन तो थी एक्स बेंजीन और एक्स टोलुइन, उसके ऊपर जो वेपर बनी वो है वाई बेंजीन और वाई टोलुइन. तो आपको वाई बेंजीन और वाई टोलुइन निकालना था. यह क्लैरिटी आई तभी आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं. अब देखो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दोबारा से रिपीट करना है. ये वैल्यू 0.6 है और ये वैल्यू 0.4 है. दोबारा करके देखो, सेम प्रोसेस फॉलो होगा और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि कैसे इससे डील करना है. चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, स्टेट राउल्स लॉ. तो देखो सीबीएसई राउंड 11 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, तो राउल्स लॉ का स्टेटमेंट आपको लिखवा दिया है कि फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड सॉल्यूशन. आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, आपको समझ में आना चाहिए कि राउल्स लॉ क्या बोलता है कि लिक्विड सॉल्यूशन में जो एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन है उसके ऊपर कौन डिपेंड करता है, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर. तो पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. रटना नहीं है, देखो जब हम बोर्ड हम भी ऐसे रटते थे, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे रटते थे कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ और द पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. बार बार रटते हैं, रटो नहीं, रिलेट करो. वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन, पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड के अंदर की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अब अंग्रेजी तो भैया आपको आती है लिखना, लिखें और आगे बढ़ जाए. ये देखिए सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो भी मैंने किया उसी के जैसा क्वेश्चन है. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर इतना एंड इतना. फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर. पहली चीज, टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm. ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन वेपर फेज. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 काम करने, लिक्विड फेज का भी कॉम्पोजिशन निकालना है, वेपर फेज का भी. ठीक है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लैंग्वेज पे लिखें गिवन. क्या क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी नॉट ए कितना है 450 mm. ठीक है. सिमिलरली वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी पूरा पूरा लिखेंगे, पी नॉट बी कितना हो जाएगा. मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि भाई मैं अभी बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहा हूं, आपको लिखना सिखा रहा हूं, तो टाइम बचाया ना उसके अंदर. ये 2 चीजें आपको पता लग गई. और कुछ दिया हुआ है? नहीं, और कुछ नहीं दिया हुआ है. एक और चीज दी हुई है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है. ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है. पी टोटल कितना दे दिया है? वो दे दिया है 600 mm. बहुत ही अच्छी बात है. अब आप बात करोगे फ्रॉम राउल्स लॉ. बताओ फ्रॉम राउल्स लॉ आप क्या बोलोगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है दैट इज पी टोटल. बताओ वो किसके इक्वल होगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. यहां पर साइड में लिख देना वेयर एक्स ए इज
मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सोल्यूशन। अब बोलो सर तो खुद ही पता होना चाहिए उनको, हाँ होगा, पर आपको लिखने में क्या जा रहा है, 0% डिडक्शन, 0%। अब रखो भैया वैल्यूज, तो वैल्यूज रखते हैं, तो हमारे पास देखो P सोल्यूशन है 600 इज इक्वल्स टू P नॉट A की वैल्यू कितनी है 450 इंटू XA प्लस P नॉट B की वैल्यू है 600 इंटू XB की जगह लिख दो 1 माइनस XA, और यहाँ लिख देना सिंस XA प्लस XB कितना होता है। तो यहां से देखो आप XA के लिए निकाल सकते हो, थोड़ा सॉल्व करते हैं, शायद मैंने गलत दिया, 600 नहीं आएगा 750 आएगा। हाँ, तो ये जो प्रेशर है ये 750 है। चलिए सॉल्व करें, तो देखो 450 XA प्लस 750 माइनस 750 XA, तो ये बनेगा 600 इज इक्वल्स टू 450 इंटू XA प्लस 750 माइनस 750 XA। तो आपको दिख रहा है 750 माइनस 450 इज माइनस 300, उसको उधर भेज दो तो ये बन जाएगा 300 इंटू XA। 750 600 को लाओ तो ये बचेगा 150। तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया XA की वैल्यू 0.5 है। अगर XA की वैल्यू 0.5 है तो XB की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0.5। ये हो गया मेरे क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो अब आप यहाँ पे ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना सो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड सोल्यूशन इज 0.5 एंड B इज ऑल्सो 0.5। पहला पार्ट सोल्व हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। देखो यहाँ के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक लिख लेना आप लोग, हो गया। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखो, अब सेकेंड पार्ट। तो अभी तक आप ये देख चुके हो XA की वैल्यू 0.5 आ गई है और XB की वैल्यू भी 0.5। अब आपको ट्रिक तो पता ही है ना, वेपर फेज में निकाला, मतलब हाँ राउल्ट इज इक्वल टू डाल्टन आपको कर रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे कि फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर A, तो वही चीज कि वेपर प्रेशर ऑफ A, PA की जो वैल्यू है वो आप कितने लिखोगे, P नॉट A XA, और सिमिलरली आप लिखोगे फ्रॉम डाल्टन्स लॉ फॉर A। बताओ PA के लिए क्या लिख दोगे, YA इंटू P टोटल लिखोगे। अब इन दोनों को रिलेट कर दो, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, दोनों को इक्वेट कर दो। तो बताओ P नॉट A XA इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, YA इंटू P टोटल। तो देखो यहां से YA के लिए निकालो, P नॉट A कितना है 450 इंटू XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0.5 आया था तो 1/2 लिख लूँ, ये 0.5 लिख लेना आपकी इच्छा है। P टोटल आपको दिया हुआ है 600, तो सॉल्व कर लो। देखो ये बन गया 450 अपॉन 1200, तो 5 9 45 और 5 से आप कैंसिल करो 24, 3 से उड़ाओ तो ये बन गया 3/8, 0.375। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया और आपने ये CBC 2013 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। कर सकते हैं। चलिए, तो ये है आपका राउल्ट्स लॉ और राउल्ट्स लॉ का एप्लीकेशन। अब देखें, क्योंकि हम रिड्यूस सिलेबस पे काम कर रहे हैं तो आपको इसके बाद हम क्या करते हैं, आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। लेकिन इस बार आपके सिलेबस के अंदर आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशंस नहीं है, तो अगर नहीं है तो अब हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे और मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ध्यान से सुनना, कई लोगों को इसका मतलब पता नहीं होता, इसलिए उससे डील नहीं कर पाते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? पहली चीज, ये सॉल्यूशंस के लिए डिफाइंड होती है। सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कौन सा सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्यूशंस में भी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, इन्हें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं ये उन सॉल्यूशंस के लिए डिफाइंड होती है जिनमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। नॉन वोलेटाइल मतलब जिसकी वेपर्स फॉर्म नहीं होती है। तो सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, किस पर? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। सर समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो? मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनना। कि मान लो आपके पास, आपने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, इस सॉल्यूशन में आपने पानी लिया और उसके अंदर आपने 5 मोल ऑफ कोई सॉल्यूट ए डाल दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने एक और सॉल्यूशन बनाया। वो जो एक और सॉल्यूशन बनाया उसमें फिर से आपने उतना ही पानी लिया जितना वहां लिया था, और इस बार उसमें आपने
5 मोल बी डाल दिया, एक दूसरा सोल्यूट, ठीक है। फिर आप यहां पे नहीं रुके, आपने एक और सोल्यूशन बनाया, उतना ही पानी लिया और इसमें किसी दूसरे तीसरा सोल्यूट डाल दिया सी, और उसके भी 5 ही मोल डाले, और अब आपने यहां पर प्रॉपर्टीज नापना शुरू किया। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू तीनों केस में क्या आने वाली है? सेम। क्यों? क्योंकि तीनों ही केस में सेम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का अमाउंट क्या है? सेम है। तीनों ही केसेस में सॉल्यूट जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स देगा, यहां पर भी 5 मोल यानी 5 Na, 5 मोल 5 Na, 5 मोल 5 Na, यानी तीनों में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम है। ऑल्दो सॉल्यूट अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, सॉल्यूट के टाइप पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ इस चीज पे डिपेंड कर रही है कि सॉल्यूट कितना है, कौन सा है, उससे कोई मतलब नहीं। ध्यान दें, अगर सॉल्यूट का नंबर सेम है तो अलग अलग सॉल्यूशंस में अगर सॉल्यूट का नंबर सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी क्या आएगी? सेम। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहले तो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, तभी तो आप लिख पाओगे। कभी कभी 1 मार्क में डायरेक्टली पूछ लेगा एक्सप्लेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल्स, तो भाई एक्सप्लेन करो। अब आपको अपनी लैंग्वेज आनी चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टीज, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए काम करती है, और वो भी उनके लिए जिनमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो। समझ गए बात? तो आपके पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आई थिंक लिस्ट मैंने कर रखी नहीं कर रखी, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि फॉलोइंग आर द 4 colligative properties for a dilute solution containing non-volatile solute। तो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा उसके लिए आपके पास ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। जो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे मैं प्यार से RLVP बुलाता हूं, ठीक है। जो सेकंड आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होती है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और हम इसे प्यार से यूब्लियोस्कोपी भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? यूब्लियोस्कोपी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तीसरी जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसे हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम लोग क्रायोस्कोपी भी बोलते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होती है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जिनके साथ आपको डील करना है, और ये आपके सिलेबस में है। अब जनरली सब लोग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से ही शुरू करते हैं। वैसे मैं चाहता तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से था, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए पहले आपको वेपर प्रेशर का आइडिया होना चाहिए, इसलिए मुझे भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से ही शुरू करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे दिमाग में भी क्लिक किया था मैं ऑर्डर थोड़ा सा बदल दूं, पर मुझे समझ में आया कि नहीं वो आप रिलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत ध्यान से समझे, मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया है कि यहाँ पर हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं ये उन सॉल्यूशंस के लिए है जिनमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, स्टेटमेंट्स तो आपको बहुत सारे लिखे हुए मिल जाएंगे। मान लो आपके पास ये एक कंटेनर है और इसमें आपने प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? प्योर सॉल्वेंट, लेट्स से वाटर है। तो यहां आपने वाटर भरा हुआ है, प्योर वाटर, ठीक है। तो भाई जो प्योर वाटर है, इस प्योर वाटर का अपना कुछ प्रेशर होगा, उसे मैं P0 बोल देता हूं। P0 क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अब मैंने क्या किया, इसी सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या किया है, इस प्योर सॉल्वेंट में
मैंने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड। ध्यान से समझना, कुछ रटना नहीं पड़ेगा। जनरली लोग इसे रटने की कोशिश करते हैं और इसीलिए कुछ याद नहीं रख पाते हैं। तो मैंने क्या किया, इसी सॉल्यूशन के अंदर, इस प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मान लो NaCl ऐड कर दिया। तो NaCl नॉन वोलेटाइल होता है, उसकी वेपर नहीं बनती है। NaCl, KCl, MgCl2, यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये सभी के सभी नॉन वोलेटाइल होते हैं। चाहे तो लिस्टिंग में लिख लो कहीं पे भी साइड में, कई लोगों को तो ये नहीं पता होता। KCl किसी भी तरह का सॉल्ट, KCl, MgCl2, NaCl, Na2SO4, K4FeCN6, सारे सॉल्ट्स, इथाइलिन ग्लाइकॉल, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल, है ना। ठीक है, अब आपने जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो देखो यहां पर सॉल्वेंट तो हो गई। देखो यहां पर पहले सिर्फ सॉल्वेंट था, अब सॉल्वेंट के साथ साथ बीच बीच में कहीं पर क्या होंगे, सोल्यूट के पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। बताओ, मैंने आपको सिखाया था वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन होता है। तो देखो यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होकर बाहर जाएंगे। मान लो यहां पर 1 2 3 4 5 6 वेपर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 6, ठीक है। देखो यहां से वाटर इवेपोरेट होगा, यहां से होगा यहां, लेकिन इस जगह से वाटर इवेपोरेट नहीं हो सकता क्योंकि इस जगह को सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई कर लिया है। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब यहां सिर्फ पानी था तो यहां पर 6 वेपर मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, बताओ यहां वेपर मॉलिक्यूल 6 बनेंगे या उससे कम, है ना, कम बनेंगे ना। मान लो 3 बने या 4 बने, बोले चीज समझ में आती है। अच्छा, अगर यहाँ वेपर मॉलिक्यूल्स कम है तो बताओ यहाँ पे वेपर का प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो ये आपके पास सोल्यूशन है जिसमें क्या प्रेजेंट है, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या प्रेजेंट है इसमें, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो अगर आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है तो देखो उसके ऊपर वेपर्स का अमाउंट कम बन रहा है। अगर यहाँ वेपर्स का अमाउंट कम बन रहा है तो यहाँ पर वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम। इसका जो वेपर प्रेशर उसे हम PS बोल देते हैं, PS। तो अब ध्यान से देखो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो प्योर सॉल्वेंट से क्या आ रहा है, कम। क्यों, क्योंकि उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर सरफेस के कुछ पार्ट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। और इस वजह से जब भी, कभी भी, कहीं भी आप प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फैक्टर है, इसे आपको ध्यान रखना है। जब भी आप एक प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। इससे आप आगे की सारी प्रॉपर्टीज को भी रिलेट कर पाओगे। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ध्यान रखना, वेपर प्रेशर किसका डिक्रीज होता है, सॉल्वेंट का। किसका डिक्रीज होता है, सॉल्वेंट का। तो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज टर्म्ड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर, देखो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा P जो होगी उसे हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दैट इज P0 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज PS। तो यहां से आपको एक चीज सीखने को मिली, आप उसे चाहो, अभी दिखा तो दिया है मैंने, आपने बना भी लिया होगा, तो यहां साइड में नोट डाल के लिख देना कहीं पर भी, क्या कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट PS is always less than vapor pressure of pure solvent that is P0। ठीक है, और ये जो डिक्रीज होता है वेपर प्रेशर उसे हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान रखना, अभी सिर्फ लोअरिंग है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, रिलेटिव लोअरिंग है। तो अभी तो हमने निकाली लोअरिंग, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट P0 माइनस PS। रिलेटिव लोअरिंग किसको बोलेंगे, जब आप इसको इनिशियल वैल्यू के रिगार्डिंग काउंट करोगे। मतलब अगर आपको लिखनी है रिलेटिव लोअरिंग तो देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP तो हो जाएगी डेल्टा P अपॉन P, दैट इज P0 माइनस PS अपॉन। समझ में आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग।
जो भी लोवरिंग हुई उसको इनिशियल प्रेशर से डिवाइड कर दो। तो भाई लोवरिंग कब हुई? जब आपने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, उसको इनिशियल प्रेशर से डिवाइड कर दिया। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। साइड में कहीं भी लिख देना, दिस इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ गए एक चीज? अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अब फोकस करो, वापस से ध्यान दो। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई मैंने जो सोल्यूशन बनाया है उस सोल्यूशन के अंदर पानी है और पानी के साथ साथ एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो देखो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वेपर तो बनेगी नहीं। हाँ, पानी भैया वोलेटाइल है और पानी की वेपर्स बनेगी। तो यहां पर जो भी वेपर्स होंगी वो सिर्फ पानी की होंगी, वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट ओनली। बोले समझ में आता है? अच्छा, अगर यहां पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर एक्स सॉल्वेंट है, ये कहां पर है? इस लिक्विड के अंदर अगर पानी यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन एक्स सॉल्वेंट है, देन हम यहां पर बात कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है, बताओ वेपर सिर्फ और सिर्फ किसकी बनेगी? सॉल्वेंट की, क्योंकि सोल्यूट तो कैसा है? नॉन वोलेटाइल। तो देखो वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर ही हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस जो है वो किसके इक्वल होगा? पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये तो हमें सिखाया था राउल्ट ने। तो यहां से देखो आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला मिल गया, पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और ये फॉर्मूला आपके लिए नया नहीं है, भी थोड़ी देर पहले ही हमने राउल्ट्स लॉ में सीखा था। हाँ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप चाहो तो यहाँ साइड में लिख सकते हो कि एज सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सो ओनली वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट विल बी प्रेजेंट ओवर द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ किसकी वेपर्स होंगी? सॉल्वेंट की वेपर्स होंगी। इसीलिए जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। पीएस की जो वैल्यू है वो पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगी। बात समझ में आ गई? अब जैसे आपको बात समझ में आई, इस वैल्यू को आप रख दो इक्वेशन नंबर 1 में। कॉपी कर लिया आपने? मैं चल रहा हूं आगे। तो देखो, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, थोड़ी सी आप समझते हैं। बोर्ड में जब आप लिखोगे तो आपको पूरा लिखना है। आर एल वीपी की वैल्यू हो गई पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो देखो आप यहां पर पी एस की वैल्यू रखो, तो पी एस किसके इक्वल है? पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, एंड डिवाइडेड बाय पी नॉट। तो आपको दिख रहा है पी नॉट कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू जो है वो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगी। और ये तो गांव का बच्चा जानता है कि 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्चुअली किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। तो भाई देखें, यहां से आपके पास जो आर एल वी पी है विच इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, उसकी वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होगी। जिसे आप चाहो तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल लिख सकते हो। तो यहां पे आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख दो, दैट इज रिलेटिव लोवरिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। जो रिलेटिव लोवरिंग होती है वो हमेशा किसके इक्वल होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होती है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, समझ में आ गया? डायरेक्ट फॉर्मूला है, यूज कर सकते हो। अब हम इस पे कंडीशन या एक अजम्पशन लगा रहे हैं। ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बात करूं फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर सोल्यूट के मोल्स जो होते हैं वो सोल्यूट के मोल्स सॉल्वेंट के मोल्स से बहुत कम होते हैं। ठीक है, सो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूट are very
लेस देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूट के मोल्स हैं वो सॉल्वेंट के मोल्स से बहुत कम होते हैं। दैट इज, आप ऐसे लिख सकते हो कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर मच स्मॉलर देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और जब ऐसा होगा तो आप ध्यान से देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को आप किसके इक्वल लिख सकते हो? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के। तो यहां से देखें, जो आपके पास रिलेटिव लोवरिंग होगी RLVP, दैट इज P0 माइनस PS अपॉन P0, इसकी वैल्यू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की। बड़े ध्यान रखना, ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? डाइल्यूट सॉल्यूशंस के। तो कभी कभी आपके काम में आ जाएगा, मेजरली तो हम इसी फॉर्म को यूज करेंगे, बट कभी कभी आपके ये वाली फॉर्म भी क्या हो सकती है? काम में आ सकती है। तो यह है आपकी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है? कॉपी कर लिया आपने? चलो कॉपी कर लो, फिर यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, कई बार आपको ना यहाँ पर मोलैलिटी कैलकुलेट करने को कहता है। क्या कैलकुलेट करने को कहता है? मोलैलिटी। तो वैसे तो आप मोलैलिटी यहाँ से भी डिराइव कर सकते हो, बट मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, उससे आपके हमेशा सही आंसर आएंगे, कभी गलत आएगा ही नहीं। ठीक है? तो आप उसे एक टॉपिक ही बना लो, बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो लिखें कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी। अब ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है इसको डिराइव करना सीख लो, बहुत आसान है, क्योंकि वहां पर इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे, ये आपको डिराइव करके और प्रूव करके दिखाना होगा। ध्यान से देखना, मैं यहां पर एक टर्म कैलकुलेट करूंगा, P0 माइनस PS अपॉन PS। देखो, ये है नयन, ये है चक्षु, दोनों को खोल लो, ध्यान से देखो, क्या ये RLVP है? बुढ़बा, RLVP थोड़ी ना है। RLVP तो होती है P0 माइनस PS अपॉन P0। यहां कौन है? PS। तो मैं एक टूल बना रहा हूं आपके लिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, कभी क्वेश्चंस आते हैं मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ यूज करोगे, तो अभी फोकस करो। ठीक है? कैसे बना रहा हूं, तो अगर मैं P0 को तो P0 लिख लेता हूं, माइनस PS को आप लिख सकते हो P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अभी अभी आपने लिखा है, डिवाइडेड बाय PS को लिखो P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना, बोर्ड्स में आपसे डायरेक्ट यूज नहीं करोगे, आपको हाँ ऑब्जेक्टिव आगे डायरेक्ट यूज करना, सब्जेक्टिव मिल जाए तो लिख के प्रूव करना पड़ेगा, पहले ऐसे दिखाओगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। P0 कैंसिल, देखो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बन जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे लिखोगे आप। फिर आप लिखोगे सिंस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है, बताओ वो किसके इक्वल बनेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है वो किसके इक्वल बनेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स बनेगा। तो देखो टोटल मोल्स कैंसिल हो गए, तो यहां से आप देखो P0 माइनस PS अपॉन PS की जो वैल्यू है वो आ जाएगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो पिछले पेज में आप यहीं पे पहुंचे थे, P0 माइनस PS अपॉन P0, बड़ी नेग्लेक्शन के बाद यहां आप डायरेक्ट पहुंच गए हो, कोई नेग्लेक्शन नहीं है। अब ध्यान देना, मैं इसको मोलैलिटी में कन्वर्ट करूंगा, तो देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, होता है ना, शुरू में लिखवाया था, और ये मास केजी में होना चाहिए। अगर ये मास ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 आ जाएगा ऊपर। पढ़ा है ना आपने ये फॉर्मूला, शुरू में पढ़ा था। मास केजी में होगा, अगर मास ग्राम में दिया है तो ग्राम को केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 ऊपर आ जाएगा। चलो यहीं पे ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही रहने दो। बताओ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर आ जाएगा, उससे हम M सॉल्वेंट बोल रहे हैं। आ गया? ठीक है। अब आप क्या करो, इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दो और 1000 से डिवाइड भी कर दो। यहाँ दिखा देना साइड में कहीं पर भी, सिंस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है? यहां पर भी W से जगह पहले मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना और ब्रैकेट में ऐसे लिखना, ऐसे
अगर आपको डिराइव करना पड़े तो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं इस पूरी चीज को एक कर रहा हूं, सेम दिख रहा है। इस चीज को हम लिख सकते हैं मोलैलिटी। तो देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस की जो वैल्यू है वो बनती है मोलैलिटी इंटू एम सॉल्वेंट अपॉन 1000। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, आपको डिराइव नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप सिंपली ऐसे लिख देना कि यूजिंग द फॉर्मूला, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप सिंपल लिख देना यूजिंग दिस फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू एम सॉल्वेंट अपॉन 1000। अब आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना, वो बेसिकली एक अननोन सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के काम में आती है। तो अब कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे हम चीजें कैलकुलेट करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू। तो आज तो मैं यहीं तक कंप्लीट कर रहा हूं, आपको भी फॉर्मुलेस पे फोकस करना है जो मैंने आपको सिखाया। राउल्ट्स लॉ के ऊपर एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हैं, एक बार उन्हें आप सॉल्व कर लें कि क्या आप उन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। जो एक्सरसाइज में दिए हैं और जो शुरुआत में एग्जांपल्स में दिए, दोनों क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्लास मैं आपको इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के अंदर आए हैं, ताकि आप देख पाएं कि कैसे क्वेश्चन आए थे। उसके बाद हम अपनी बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे।